बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल और आगे एक टॉपिक आएगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल। आप डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन जानते हैं, अभी हमने पिछले लेक्चर में भी हमने उसे पढ़ा है। इंटीग्रल जो है वो उसकी लिमिट जो है वो स्पेसिफाई हुई है। इंटरवल, किस इंटरवल के ऊपर आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं फंक्शन को, तो वो डेफिनेट इंटीग्रल है। और ये बता रहा है कि अगर आप इसकी लिमिट्स जो हैं वो उनको आप इंटरचेंज कर देते हैं ए और बी को, तो फिर एक माइनस साइन जो है वो अपीयर हो जाएगा। और उसकी वजह जो है वो इसने ऊपर बताई हुई है कि आप जब इंटरवल को, हमने पिछले लेक्चर में ये किया था ना, रेक्टेंगल से अप्रॉक्सीमेट किया था एरिया अंडर द कर्व को। तो हमने कहा था कि रेक्टेंगल जो है आप जितनी बढ़ाते जाएं तो जो अप्रॉक्सीमेशन है एरिया की वो बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। और जो विड्थ है किसी उसकी जब आप उसको मिसाल के तौर पे n रेक्टेंगल्स में उस रीजन को जो है वो उस एरिया को डिवाइड करते हैं, तो फिर हर रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो कैसे कंप्यूट की जाती है ये हमने वहाँ पे बताया होगा यकीनन। तो h इज़ इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई n। तो अब अगर ये बी और ए को जो है वो इंटरचेंज कर दिया जाए तो एक माइनस जो है वो कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये बनेगा ए माइनस बी डिवाइडेड बाई एन। तो ये माइनस इस वजह से आ जाता है जो जहाँ पे नज़र भी आ रहा है। तो ये बात आगे के लिमिट्स को इंटरचेंज करने से, ये एफएससी में वैसे ये प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ रखी हैं, लेकिन यहाँ पे उसकी रीज़न अगर वहाँ पे नहीं बताएगी तो यहाँ पे बताई जा रही है। और साथ में यह है कि अगर लिमिट जो है अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों सेम हो जाएं, तो इसका मतलब ये है कि आपने एरिया चूँकि कंप्यूट करना था तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपने मूव ही नहीं किया, जिस पॉइंट से स्टार्ट किया वहीं पे ही एंड किया है। तो इसका मतलब ये है कि एक डायमेंशन जो है ये इसका आपने उड़ा दिया है। तो फिर इसका जो एरिया है, चूँकि लेंथ इंटू विड्थ, मतलब अगर आप रेक्टेंगल से कर रहे हैं तो एक डायमेंशन है ही नहीं जो कि डेल्टा एक्स है, जो कि ज़ीरो है। और इसी डेल्टा एक्स को हम अगर ज़्यादा रेक्टेंगल्स हैं तो एच का नाम भी दे रहे हैं, तो ये ज़ीरो हो गया है। अब अगर ये ज़ीरो हो गया है तो फिर इसका मतलब ये है कि एरिया ज़ीरो है, डेफिनेट इंटीग्रल ज़ीरो है। आगे है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इंटीग्रल। कांस्टेंट फंक्शन को इंटीग्रेट करें तो आपको पता है कि कांस्टेंट फंक्शन जो है वो इंटीग्रल से बाहर आ जाता है। जब बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रल ए से बी और सी बाहर आ जाएगा और यहाँ पे डी एक्स रह जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू सी एक्स और लिमिट्स जो है वो ए से बी आ जाएंगे। फिर अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू सी इंटू बी माइनस ए, जो कि यही चीज़ है जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। तो ये इसका जो है ये है कि आपके पास जो पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स और उन दोनों को आप जो है वो ऐड कर रहे हैं और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो आप ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अलग अलग, यानी फंक्शन एफ ऑफ एक्स के ऊपर और जी एक्स के ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी अलग अलग आप कंप्यूट करें और बाद में ऐड करें। पहले इसको कंप्यूट करें, ये जो एफ ऑफ एक्स है इसको इंटीग्रेट करें, फिर जी ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करें और इन दोनों को ऐड कर दें, तो वो कहता है कि ये इक्वल होंगे। पहले ऐड करके इंटीग्रेट करें या पहले इंटीग्रेट करें और बाद में ऐड करें तो ये इक्वल होंगे। इसी तरह से कांस्टेंट के साथ अगर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स तो सी जो है वो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। और इसी तरह से ये जो एडिशन के साथ ऊपर सेकंड नंबर प्रॉपर्टी है, ये फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी भी उसी तरह से है कि दो फंक्शंस जो है वो सब एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो पहले सब्ट्रैक्ट कर लें और इंटीग्रेट कर लें या फिर पहले इंटीग्रेट कर लें और बाद में सब्ट्रैक्ट कर लें, तो रिज़ल्ट विल बी द सेम।
आगे एक टेबल ये दिया हुआ कंपैरिजन प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इंटीग्रल, ये भी थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इसको बता दिया जाए। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, पॉजिटिव है, और इंटरवल आपका ए से बी है, जिस पे आप इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, तो कहता है कि चूंकि फंक्शन की वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं तो फिर इंटीग्रल भी पॉजिटिव होगा, और इसे पॉजिटिव ही होना चाहिए, क्योंकि जब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यूज़ अबव एक्स एक्सिस हैं, और तो ये पॉजिटिव है। और इसी तरह से जब आप ये एक्स एक्सिस पे इंटरवल्स बनाते हैं, ये मैं बनाता हूँ, ये रेक्टेंगल्स जब आप बनाते हैं तो आपकी ये लेंथ जो है वो आप चूँकि लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे होते हैं तो ये पॉजिटिव हैं, और इस तरह से फंक्शन की जो वैल्यूज़ हैं, ये जो मैं कर्व जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये भी पॉजिटिव हैं, तो फिर ये इसका एरिया भी पॉजिटिव होगा। इसी तरह से एक और जो है वो नीचे दिया है कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू जी ऑफ एक्स, तो फिर इसी तरह से उनका इंटीग्रल भी उसी तरह से होगा, कि मिसाल के तौर पे आपके पास एफ ऑफ एक्स ये वाला कर्व है, ऊपर जा रहा है, और जी ऑफ एक्स जो है फॉर एग्जांपल ये नीचे कोई कर्व है, ये जा रहा है, तो अल्टीमेटली वाज़े नज़र आ रहा है कि एरिया चूँकि एक्स एक्सिस तक हमने लेना होता है, तो जो जो नीचे वाला कर्व है जिसको जी एक्स का नाम दे रहे हैं, जिसको मैं अभी बोल्ड कर रहा हूँ आपके सामने, ये आपको बोल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये वाला एरिया फॉर एग्जांपल हम ए से बी तक हम लेते हैं, तो ये वाला एरिया यकीनन छोटा होगा, और अगर हम इसको लाइन को एक्सटेंड करते हैं, ये एफ ऑफ एक्स तक हम जाते हैं, तो ये वाला एरिया जो है वो ज़्यादा है। तो एफ ऑफ एक्स बड़ा है तो एरिया भी बड़ा है, छोटा है तो फिर एरिया भी जिस जो छोटा है तो उसका एरिया भी छोटा है, लिहाजा एफ ऑफ एक्स बड़ा है तो इसका एरिया बड़ा है, जी ऑफ एक्स छोटा है तो इसका एरिया भी छोटा है, कम है। आगे है इफ़ एफ ऑफ एक्स लाइज बिटवीन, यानी एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन, ये स्मॉल लोअर केस एम लिखा हुआ है और ये कैपिटल एम लिखा हुआ है, तो अगर ये कंडीशन है तो फिर वो कहता है कि ये जो इंटीग्रल है फंक्शन का, ये इसकी मिनिमम, मतलब इससे ये जो लेफ़्ट साइड है एम इंटू बी माइनस है, इससे ये बड़ा है, और कैपिटल एम इंटू बी माइनस है, इससे ये छोटा है। तो ये भी ऑब्वियस है बात। यहाँ पे ये चीज़ जो है ये क्या बता रही है कि फ़ंक्शन की मिनिमम वैल्यू जो है वो लोअर केस एम ये हो सकती है, यानी फ़ंक्शन की वैल्यू इस छोटे एम से मज़ीद छोटी नहीं हो सकती और इस एम से बड़ी नहीं है, यानी इसके अंदर बाउंडेड है, तो फिर इंटीग्रल भी बाउंडेड होगा इन दो वैल्यूज़ के दरमियान में। इसको उसने ग्राफ से समझाया है, ये लेफ़्ट साइड पे जो है ये इसका ग्राफ दिया जा रहा है, आपके पास किताब भी मौजूद है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। ये आपके पास जो ब्लू कर्व जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ और ये रेड कलर की बन रही है, ये आपके पास है फंक्शन। अब इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कौन सी है, आपको इस इंटरवल ए और बी में बात हो रही है, यानी जितना ग्राफ नज़र आ रहा है इतने की बात हो रही है कि यहाँ पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है। तो जाहिर है जहाँ पे बॉटम है वही उसकी मिनिमम वैल्यू है, तो ये उसकी मिनिमम वैल्यू है यहाँ पे। अब इस मिनिमम वैल्यू पे उसने क्या किया, उसने लाइन खींच दिया, ये लाइन बना दिया, इसको उसने मिनिमम वैल्यू को उसने स्मॉल एम दे दिया। मिनिमम वैल्यू ये हाइट बनेगी ना जिसको मैंने बनाया है, मिनिमम वैल्यू हाइट ये बनेगी, तो यहाँ पे आप इसको ये कह लें, तो ये सारी जो है ये एम बन गई। ये ग्राफ आपने ये समझे ही, आपको पता है। और इसी तरह से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ये जिसको मैं ये सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो पीक आ रही है ये इसकी जो है वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। और यहाँ पे जो हाइट बनेगी एक्स एक्सिस से, ये हाइट क्या बनेगी, ये हाइट इसको नाम दे दिया है कैपिटल एम का। किसका नाम दे दिया है, कैपिटल एम का, ये साथ में लिखा हुआ भी है, ये इसको नाम दे दिया। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे रेक्टेंगल से अगर इसको अप्रॉक्सीमेट करें, तो आप देखें कि जो लोअर केस वाली ये जो लाइन एम बना ली है, हम ये कहते हैं कि ये इसका एरिया फाइंड कर लो, इस रेक्टेंगल का एरिया, ये मैं रेक्टेंगल इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इस रेक्टेंगल का एरिया जो है वो क्या कर लें, फाइंड कर लें। तो क्या बनेगा इस रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इंटू विड्थ,
ये वाली जो विड्थ है ये बी माइनस ए है, और ये जो लेंथ है या हाइट है जो भी इसको नाम दें, ये स्मॉल एम है, तो इसका एरिया हो जाएगा बी एम इंटू बी माइनस ए। और जो ये वाली रेक्टेंगल बन रही है, ये मैक्सिमम जो वैल्यू है फंक्शन की उसकी मदद से वो बना रहा है, तो ये वाली बन रही है। तो इसमें देखें दोनों में ही वो ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट की बात है। अब ये बड़ी रेक्टेंगल ये जो बता रही है ये क्या है, इसमें एरिया नहीं है काफ़ी सारा शामिल, ये पोर्शन नहीं है शामिल। और जो नीचे वाली रेक्टेंगल हमने बनाई थी उसमें क्या है, उसमें ये एरिया तो शामिल है, ये काफ़ी सारा एरिया है जो असल फंक्शन का था जो हमने छोड़ दिया हुआ है। लिहाजा वो यहाँ से यही बस वो प्रूव करना चाहता है, बताना चाहता है कि आपका जो असल एरिया है, असल एरिया क्या है इस कर्व के अंडर एंड बाउंडेड बाय, ये मैं दोबारा इसको करूँ, असल एरिया आपका ये है, ये जो मैंने रेड कलर से अभी इसको कर दिया, असल एरिया ये है। अगर आप उसको जो लोएस्ट वैल्यू के साथ रेक्टेंगल बनाते हैं तो एरिया ये बनता है जो कि असल एरिया से कम है, और हाईएस्ट वैल्यू के साथ रेक्टेंगल बनाते हैं तो वो एरिया ये वाला जो है वो पूरी रेक्टेंगल बनती है। ये मैं इसको पूरी बना रहा हूँ, तो ये असल एरिया से ज़्यादा है। तो बस यही कुछ वो बता रहा है और कुछ भी नहीं बता रहा। तो ये बस इसमें ये समझाना जो है वो था मेरा। आगे प्रूफ ऑफ द प्रॉपर्टी, आपने इसको प्रॉपर्टी 8 का नाम दे रहा, प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी 8 ही है ये, इसको आपने देखना है तो देख लें। बहरहाल जो समझाने वाली बात थी वो मैंने आपको करवा दिया। आगे एग्जांपल है, हम इसको रहने दें, प्रॉपर्टी 8 अभी जो हमने पढ़ी है इसको यूज़ करते हुए वो कर रहा है। और आगे एक्सरसाइज है, इसको भी अगर पिछले लेक्चर में इसमें से कोई क्वेश्चन आपके ज़िम्मे लगाया हुआ है तो ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है नहीं लगाया हुआ, तो बस इसमें से क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पे। थ्योरम ऑफ कैलकुलस को डिस्कस करने से पहले ये थोड़ा सा एक पैराग्राफ है, सेक्शन जो है वो 5.3, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, इसको मैं पढ़ना चाहता हूँ। आपकी किताबों, आप लोगों के पास किताब भी है, सब लोगों के पास उम्मीद है, तो वहाँ से आप इसको पढ़ भी सकते हैं, खुद से भी पढ़ सकते हैं। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस इज़ appropriately named because it establishes a connection between two branches of calculus, differential calculus and integral calculus। तो ये दो ब्रांचेस हैं, डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स वाली कैलकुलस और इंटेग्रल्स वाली, मतलब है तो एक ही, लेकिन हम इसको अगर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लें तो डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटेग्रल कैलकुलस के दरमियान में ब्रिजिंग जो है ये करता है। अच्छा, अब ये मैं पढ़ लेता हूँ फिर मैं बताता हूँ। डिफरेंशियल कैलकुलस अरोज फ्रॉम द टेंजेंट प्रॉब्लम। टेंजेंट प्रॉब्लम हमने पढ़ रखे हैं, चैप्टर 2 सारा हमने पढ़ा है, उसमें जो स्लोप ऑफ द सीकेंट लाइन और फिर उसकी मदद से फिर स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, ये हमने इस तरह के जो सारी थ्योरी हमने डेवलप की थी, पढ़ी थी। वेयर एज इंटेग्रल कैलकुलस अरोज फ्रॉम सीमिंगली अनरिलेटेड प्रॉब्लम। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अनरिलेटेड प्रॉब्लम है, द एरिया प्रॉब्लम। अब इंटेग्रल जो है वो एरिया हमें देता है, एरिया अंडर द कर्व, और जो डेरिवेटिव है वो हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन देता है किसी पॉइंट के ऊपर। तो वो कहता है कि बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि ये दो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, अनरिलेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन वो बताता है कि नहीं, ये एक दूसरे से रिलेटेड है, और फिर ये आगे नीचे बताएगा भी सही कि वो कैसे रिलेटेड है। तो न्यूटन्स मेंटर एट कैम्ब्रिज, और ये दूसरा इसाक बारो, डिस्कवर्ड दैट दीज टू प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली closely related. In fact, he realized that differentiation and integration are inverse processes, एक दूसरे का इन्वर्स है, और इतनी बात हम पिछली क्लासेस से भी जानते हैं, अब भी जानते हैं।
कि किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर लें तो ठीक है, इंटीग्रेट कर लें, जो आपके पास रिज़ल्ट आएगा उसका डेरिवेटिव लें तो फिर वापस उधर ही चले जाएंगे जहाँ से गए थे। या किसी पहले कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव दे दें तो एक फंक्शन आ जाएगा, या फिर डेरिवेटिव को इंटीग्रेट कर दें तो वापस उसी फंक्शन पे चले जाएंगे। The fundamental theorem of calculus gives the precise inverse relationship between the derivative and integral। तो दोनों का रिलेशनशिप बताता है। तो आगे ये कुछ बात लिखी हुई है और उसकी वजाहत के लिए कि भाई इसकी हमें ज़रूरत है कहाँ कहाँ और फिर इसका यूज़ है उस हवाले से। तो अब हम इसको जो है वो देखते हैं कि ये कैसे ये चलेगा। अच्छा, अब इसको उन्होंने दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को। तो मेनली जो है वो पार्ट फर्स्ट है, उसको हमने देखना है। तो क्या कह रहा है वो, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम डील्स विद फंक्शंस डिफाइंड बाय एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म जी ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल, ये ए से एक्स तक है, एफ ऑफ टी और डी टी। आपके पास जो है वो एफ ऑफ टी एक फंक्शन है और उसको आपने इंटीग्रेट किया है। तो क्या कहते हैं आप कि अगर हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं और लिमिट भी दी हुई है, डेफिनेट इंटीग्रल हो गया ना ये, तो फिर ये हमें क्या देगा, ये हमें एरिया देगा। हम क्या कह रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल हमें एरिया अंडर द कर्व देता है, तो ये हमें एरिया देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो जी ऑफ एक्स है ये किस चीज़ के इक्वल है, ये एरिया के इक्वल है। ए इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स एंड दिस इज इक्वल। अब ये यहाँ पे उसने लेफ़्ट साइड पे इसका ग्राफ दिया हुआ है। अभी इस ग्राफ को समझने की ज़रूरत है, इस ग्राफ को आप समझेंगे तो फिर जो वो इक्वेशन मैंने लिखी है वो समझ आ जाएगी। अब देखें, जो कर्व जा रहा है जिसका इंटीग्रेट करना चाहते हैं जिस फंक्शन को, या जिसके अंडर एरिया फाइंड करना चाहते हैं, वो है y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। एफ ऑफ एक्स नहीं है, एफ ऑफ टी, और ये टी एक्सेस है। ठीक है, ये ग्राफ हम डिटेल से हम कैलकुलस वन में हम इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं, इसमें कोई किसी किस्म का अभाम नहीं होना चाहिए कि इस वक्त ये एक्स वाई प्लेन नहीं है, बल्कि इस वक्त ये टी वाई प्लेन है। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका टी है और डिपेंडेंट वेरिएबल आपका वाई है। तो फंक्शन आपके पास हो गया वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। अच्छा, अब आगे वो कहता है कि आप एक पॉइंट ले लें एक्स, इसी लाइन एक्स एक्सेस के ऊपर जो है वो एक पॉइंट ले लें एक्स। क्या ले लें, एक पॉइंट एक्स ले लें। अब ये पॉइंट आप, ये जो एक्स है इसको आप मूव करेंगे तो ये लाइन जो है ये मूव करेगी। आप इस पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे ले आए, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं यहाँ पे एक्स है तो ये आपकी लाइन यहाँ पे हो जाएगी। आप कहते हैं कि नहीं, मैंने एक्स को जो है वो लेफ़्ट साइड पे मूव नहीं करवाना बल्कि राइट साइड पे मूव करवाना है, तो आपकी लाइन जो है वो ये वाली बन जाएगी। तो ये शेडेड रीजन जो है वो इससे वो क्रिएट होगा। ये जो लाइन आप क्रिएट करेंगे इसके लेफ़्ट साइड पे सारा शेडेड रीजन हो जाएगा, वो जिस एरिया की वो बात कर रहा है। इसी तरह से अगर आप ये वाली लाइन आप बनाएंगे तो लेफ़्ट वाला शेडेड रीजन होगा और राइट वाला ये एम्प्टी रीजन होगा। फॉर एग्जांपल इस वक्त आप इस पॉइंट के ऊपर हैं, तो कहना क्या चाहता है वो कि इस पॉइंट को आप वेरी करेंगे तो आपके पास जो एरिया है वो चेंज होगा। इस लाइन को आप लेफ़्ट या राइट मूव करें तो आपके पास जो है वो एरिया क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। एक्स के चेंज होने से एरिया क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दोबारा बोल देता हूँ, एक्स को आप लेफ़्ट या राइट मूव करेंगे तो आपका एरिया इससे डिटरमाइन होगा। इसका मतलब ये है कि एरिया जो है नाउ इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स। एरिया इज़ नाउ द फंक्शन ऑफ एक्स। क्यों? क्योंकि एरिया एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो उस फंक्शन का नाम हमने क्या रख दिया, जी रख दिया। फॉर एग्जांपल ये जी लिखा हुआ है। क्या एरिया एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, इस एक्स के ऊपर, ये पॉइंट के ऊपर। आप इस पॉइंट को आगे मूव कर जाएं, मैं दोबारा ये रिपीट कर रहा हूँ ताकि वो वजाहत हो जाए। तो ये सारा ब्लू हो जाएगा, ये रीजन, ये रीजन यहाँ पे ये पहुँच
पहुंच जाएगा, तो ये आपका एरिया बढ़ जाएगा। एक्स को पीछे ले आएंगे, एरिया कम हो जाएगा। तो फिर इसका मतलब ये है कि एरिया इज़ डिपेंडिंग ऑन एक्स। अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब आपको ये फिगर अगर समझ आ गई है कि ये मैंने आपको जो है वो यहाँ से क्या बताने की कोशिश की है, तो फिर यही बताने की कोशिश की है कि एरिया जो है वो इस एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और ये आपका फंक्शन है एफ ऑफ टी, जो कि कर्व है जिसके अंडर आपने एरिया फाइंड करना है। अब हम आगे चलते हैं। ये इसी की जो ऊपर इक्वेशन लिखी है, ये उसी की जो है वो वजाहत है। तो मेरा ख्याल है कि ये आप पढ़ लेंगे इसको। अब एक एग्ज़ाम्पल है, ये एक कर्व है जिसका एरिया फाइंड करना चाहते हैं। ये इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ब्लू कर्व है। अगर मैं इसका एरिया फाइंड करता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ। दोनों एक ही बात होगी ना, मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो एरिया अंडर द कर्व फाइंड कर रहा हूँ। और अगर मैं इसको अ, अ, या एरिया फाइंड कर रहा हूँ तो यूँ समझ लें इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो अब इसको ज़रा हम सॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो रिलेशन बनाएंगे। तो एग्ज़ाम्पल वन है, उसने जो आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी है, और एरिया फंक्शन अभी हमने जैसे ऊपर कहा था कि एरिया फंक्शन जो है वो उसको जी ऑफ एक्स का नाम दे दिया है। तो यहाँ से वो क्या करता है, यहाँ से वो ये करता है कि पॉइंट्स उसने बना लिए हैं कुछ 0 1 2 3 4 5। तो ये पॉइंट्स बना लिए हैं उसने, और यहाँ से जो है वो एरिया फाइंड करता जाता है। ये मुख्तलिफ़ शेप्स बन रही हैं इस रीजन के डिवाइड करने का मकसद ही ये है कि मिसाल के तौर पे पहले ये रेक्टेंगल बन रही है, पहले इंटरवल में 0 से 1 में ये रेक्टेंगल बन रही है, 1 से 2 में ट्रायंगल बन रही है, यहाँ पे इधर रेक्टेंगल बन रही है 1 से 2 में, और 2 से 3 में कोई कर्व है, और फिर 3 से 4 और 4 से 5 में ये भी कर्व है। तो ये एरिया हम फाइंड करते हैं और फिर देखेंगे हम कि क्या होगा। जो है वो उसको देखते हैं। तो वो कहता है कि इफ़ एफ इज़ फंक्शन हुज ग्राफ इज़ शोन इन फिगर 2, अभी ये जो लेफ़्ट साइड पे है, एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये वही फार्मूला जो ऊपर हमने फिगर में देखा है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ जी ऑफ ज़ीरो, जी ऑफ वन, जी ऑफ टू, जी ऑफ थ्री, जी ऑफ फोर, जी ऑफ फाइव, एंड देन स्केच द रफ ग्राफ ऑफ जी। अब ये जो जी ऑफ ज़ीरो है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप ज़ीरो के ऊपर मौजूद हैं, जी क्या था? एरिया नहीं था? ये अभी ऊपर हमने ये जो देखा था, ये जी जो है ये क्या था? एरिया नहीं था, ये एरिया था। वो कहता है कि आप जी ऑफ ज़ीरो फाइंड करें, यानी जब आप ज़ीरो के ऊपर मौजूद हैं तो एरिया बताएं क्या है, वन के ऊपर मौजूद हैं तो बताएं एरिया क्या है, टू के ऊपर मौजूद हैं तो बताएं एरिया क्या है, थ्री के ऊपर और फोर के ऊपर, एंड देन फाइव के ऊपर। तो आप देखें कि जब आप ज़ीरो के ऊपर हैं तो एरिया क्या होगा? आप स्टार्ट ही नहीं हुए, एरिया ज़ीरो होना चाहिए। जब आप वन के ऊपर हैं तो एरिया अंडर द कर्व क्या होगा? तो एरिया अंडर द कर्व ये वाला हो जाएगा जिसमें ट्रायंगल है सर। और जब आप टू पोजीशन पे होंगे तो फिर एरिया अंडर द कर्व क्या होगा? स्टार्ट ज़ीरो से ले रहे हैं तो टू के ऊपर हैं तो ये इतना एरिया होगा। जब आप थ्री के ऊपर हैं तो फिर क्या एरिया होगा? यहाँ पे आप थ्री के ऊपर आ गए हैं और एरिया जब इस अंडर कर्व के अंडर होगा। इसी तरह से आप फोर के ऊपर हैं तो एरिया क्या होगा? वो एरिया ये हो जाएगा। यहाँ से ये वाला एरिया भी जो नेगेटिव एरिया है, और फिर इधर पॉजिटिव एरिया भी। तो इसी तरह से ये है, यानी आप ज़ीरो से लेके आगे वन टू थ्री फोर फाइव की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं तो आपका एरिया जो है वो चेंज होता जाएगा। तो वो एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और एक्स आपके ये जो ज़ीरो वन टू थ्री हैं इनको आपने एक्स कंसिडर कर लिया ऑन द सेम लाइन जैसे आपने ऊपर वाले में एक पोजीशन स्पेसिफाई की थी। तो कह रहे जी जी ऑफ ज़ीरो तो ज़ीरो है भाई, अभी स्टार्ट ही नहीं लिया,
और जी ऑफ वन, जब आप वन के ऊपर आए हैं तो फिर एरिया क्या है, तो ये ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल का एरिया जो फार्मूला बनता है इसके ये वाली जो लेंथ है वो वन है, ज़ीरो से लेके वन है, और ये वाली जो हाइट है ये ज़ीरो से लेके टू है। ग्राफ पेपर पे नज़र आ रहा है ना, हाइट टू है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया यानी एक लेंथ जो है वो वन है और दूसरी लेंथ टू है, और ये राइट ट्रायंगल है, तो इसका एरिया फाइंड कर लें। हाफ ऑफ द बेस इंटू अल्टीट्यूड होता है ना, तो हाफ ये वन बाई टू हो गया, हाफ जो है जिसका मैंने नाम लिया है, और ये बेस है, और ये टू जो है वो अल्टीट्यूड है, ये वन मल्टीप्लाइड बाई टू है, तो टू से टू कैंसिल, आंसर आ गया वन। अच्छा, अब आप आ जाएं जी ऑफ टू पे। तो जी ऑफ टू जब आप कंप्यूट कर रहे हैं तो वो इंटेग्रल है ज़ीरो से लेके टू तक आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये जाएं ज़रा ग्राफ पे दोबारा, जी ऑफ टू फाइंड करें तो इसका मतलब ये है कि एक्स आपका यहाँ पे है, तो ज़ीरो से वन पे फाइंड करें, तो इंटीग्रेट आप इस एरिया को कर रहे हैं, ये इस रीजन को। तो इसके लिए वो कहता है जी ये एरिया फाइंड कर लें, तो इसके लिए वो क्या करता है, अब स्प्लिट कर देता है। ऊपर हमने जो स्प्लिट किया था कि दो इंटेग्रल्स को, एक इंटेग्रल की लिमिट्स को जब स्प्लिट किया जा सकता है, मेरा ख्याल है हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो भी आपको पता है कि इसको जो है वो स्प्लिट किया जा सकता है। तो ट्रायंगल का एरिया पहले ही फाइंड कर लिया है, और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लें और ऐड कर दें दोनों को। तो इसकी जो लेंथ है, ये वाली लेंथ है हॉरिजेंटल, ये वन है, और हाइट जो अगेन टू है, तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू विड्थ वन मल्टीप्लाइड बाई टू हो जाएगा। तो इसका एरिया जो इंटेग्रल है इसका एरिया टू है, और ये जो ये वाला ये ऑलरेडी कंप्यूट कर लिया था, ये वन आया था, तो इसको ऐड कर लें, थ्री हो गया। इसी तरह से फिर आप जी ऑफ थ्री पे पहुंचेंगे, तो फिर उसमें आप जो है वो जी ऑफ टू ऐड कर देंगे। जी ऑफ टू क्या है, जी ऑफ टू, और ये इंटेग्रल टू से थ्री, तो जी ऑफ टू क्या है, जी ऑफ टू ज़ीरो से लेके टू तक का इंटेग्रल था, और जी ऑफ थ्री क्या है, वो ज़ीरो से लेके थ्री तक का इंटेग्रल है। तो ये टू तक का इंटेग्रल पहले कंप्यूट कर लिया हुआ है, ये वाला आप कंप्यूट कर लें और उसमें ऐड कर दें, तो ये उसमें जो है वो ऐड कर दिया है। तो जी ऑफ टू अभी हमने ऊपर कंप्यूट किया था, ये जी ऑफ टू ये थ्री हो गया। ये ज़रा ये ध्यान से कैलकुलेशन करनी है कि आपने चीज़ों को ज़्यादा मिक्स नहीं करना। जी ऑफ टू का आपको पता होना चाहिए जी ऑफ टू क्या है, अगरचे वो जी ऑफ ज़ीरो और जी ऑफ मतलब उसको जी ऑफ टू को जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड किया था, जी ऑफ वन में और आगे उसमें, लेकिन था ये, अब टोटल जब ये आ गया तो फिर ये जी ऑफ टू ही है। तो इसको सिर्फ जी ऑफ टू और अगला जो अनकम्प्यूटेड एरिया है उसमें ऐड कर दें, तो ये थ्री जो है ये पिछला कंप्यूट हो गया है, और ये उसने एस्टिमेटेड बनाया, आपने कैलकुलेट नहीं करना, बस ये 1.3 है, तो टोटल हो गया 4.3। और इसी तरह से जी ऑफ फोर जो है वो कंप्यूट करेंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू जी ऑफ थ्री जो ऑलरेडी कंप्यूटेड है, और फिर आगे थ्री से फोर का इंटेग्रल। अब ये जो थ्री से फोर वाला रीजन है, ये आपको पता है कि ये नेगेटिव में आ रहा है, बिलो एक्सेस आ रहा है, थ्री से फोर तक का जो है ये कर्व जो है वो नेगेटिव है, तो एरिया भी नेगेटिव होगा, और फोर से फाइव तक भी ये नेगेटिव है, तो एरिया जो है नेगेटिव होगा। तो ये फिर अब चीज़ें जो है वो सब्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो जी ऑफ फोर जब आपने कंप्यूट किया है तो उसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और फिर जी ऑफ फाइव जो है वो दैट इज़ इक्वल टू जी ऑफ फोर जो कि थ्री है, और इसमें ये वाला एरिया जो है ये उसने कंप्यूट किया है जैसे भी, तो ये 1.7 आ गया, तो रिजल्टेंट आपके पास 1.7 है। अच्छा, अब इसको ये तो था ये एग्जांपल समझाना कि इसमें कर क्या रहा है। अब असल जो चीज़ है डेरिवेटिव और एरिया का रिलेशन, वो अब आ रहा है। अब आप ज़रा ये ध्यान से बैठें, अब देखें जब x जो है वो जी ऑफ वन आपने निकाला है तो आपका एरिया क्या था, ज़ीरो से वन। जब आपने जी ऑफ टू निकाला है तो ज़ीरो से टू तक का एरिया। जब आपने जी ऑफ थ्री निकाला है तो ज़ीरो से थ्री तक का एरिया। जब आपने
जी ऑफ 4 निकाला है तो 0 से पहले 3 तक और फिर 3 से ये वाला एरिया जिसमें कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है और फिर आगे भी उसी तरह से। तो ये आपको जो है वो ग्राफिकली जो मैंने ऊपर भी बताने की कोशिश की थी खुद वो करके, तो ये नीचे उसने एक्सप्लेन भी कर दिया हुआ है। अब हम इस एरिया का जो है वो कर्व बनाते हैं। ये क्या है? एरिया अंडर द कर्व एफ ऑफ टी। ये जो सारा एरिया आ रहा है जो कि फाइनली जाके यहाँ पे फिगर नंबर ये जो जी ऑफ 5 है, फाइनल जो है टोटल एरिया, सॉरी, यहाँ पे आके बन रहा है ये टोटल एरिया आपका। इसका मतलब क्या है कि जब आप अपनी पोजीशन x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 1 पे मौजूद हैं, x इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो एरिया आपका चेंज हो गया, फिर 3 लेते हैं तो एरिया और बढ़ गया, 4 लेते हैं तो एरिया में मज़ीद चेंज आई, नेगेटिव चेंज आई, नेगेटिव था, और फिर जब 5 पे पहुँचे हैं तो एरिया में अगेन चेंज आई है। इसका मतलब ये है कि इसको हम ग्राफ इसका प्लॉट कर सकते हैं। ये जहन में रखें कि ये जो ग्राफ जिसके अंडर एरिया कंप्यूट कर रहे हैं ये एफ ऑफ टी है, जिसको मैंने अभी रेड किया है, ये क्या है? एफ ऑफ टी है। लेकिन जो अब ग्राफ बनेगा वो ये एफ ऑफ टी का नहीं होगा बल्कि ये एरिया का ग्राफ होगा कि एरिया किस तरह से बिहेव कर रहा है। एफ ऑफ टी ये ऊपर ऊपर, सॉरी, जो ऊपर दिया हुआ है ये आपके पास एफ ऑफ टी का ग्राफ है। और एरिया जब आप कंप्यूट कर लेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेट करने से फंक्शन चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आपके पास एफ एफ या एफ की बजाय आप वाई कर लें, वाई इज इक्वल टू मिसाल के तौर पे एक्स है, तो इंटीग्रेट करते हैं तो वो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाता है। तो लिहाजा जो एरिया का जो ग्राफ बनेगा वो इस ग्राफ से जो कि असल ग्राफ है जिसके अंडर एरिया फाइंड करें, इस ग्राफ से वो मुख्तलिफ होगा, यकीनन मुख्तलिफ होगा, होना भी चाहिए। तो ये अब हम देखते हैं कि ये कैसे है। फिगर नंबर 4 में जो ग्राफ आपको नज़र आ रहा है ये उस एरिया का जो है ये कर्व बन रहा है जो ऊपर हमने कंप्यूट किए। देखें, 0 से जब आप 1 पे जा रहे हैं तो आपका एरिया चेंज हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। 0 से 1 की तरफ जाएं, 0 से 1 की तरफ जाते हुए आप जब मूव करेंगे तो एरिया आपका इंक्रीज़ हो रहा है। ज़रा देखें, जब आप 0 पे थे एरिया 0 था, जब आप थोड़ा सा आगे गए तो एरिया इंक्रीज़ हुआ, थोड़ा सा और आगे गए तो एरिया इंक्रीज़ हुआ, थोड़ा सा और आगे गए तो इंक्रीज़ हुआ। तो अब आप इसके ऊपर एक्स एक्सेस के ऊपर अगर आप बराबर के इंटरवल लें तो आप देखेंगे कि ये जो एरियाज में जो चेंज आ रही है ये इक्वल नहीं है बल्कि अनइक्वल है। 0 के ऊपर आप 0 थे, जब आप यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे पहुँचे, अगर मैंने बराबर बराबर इसमें डिवाइड किया तो देखें ये जो अभी मैंने पहली ये बनाई है ये एरिया कम है और इसी फासले पे और जो अगला एरिया बनाया वो ज़्यादा है और इसी फासले पे और जो बनाया ये ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि ये एरिया जो है वो जो इंक्रीज़ हो रहा है ये नॉन लीनियरली इंक्रीज़ हो रहा है, लीनियर इंक्रीज़ नहीं है। तो ये यहाँ से वाज़े भी हो रहा है कि फ़ंक्शन असल जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं वो लीनियर है, लेकिन जो एरिया उसकी वजह से यानी इंटीग्रेट उसको कर रहे हैं वो ज़ाहिर है। अब ये अगर y इज इक्वल टू एक्स है ये लाइन, या y इज इक्वल टू 2x है ये लाइन, तो इसका इंटेग्रल जो है वो क्या होगा? वो होगा वो एक्स स्क्वायर होगा, पैराबोलिक होगा। और यही पैराबोला आपको नीचे नज़र भी आएगा 0 और 1 के रीजन में। देखें 0 और 1 के रीजन में आपको पैराबोलिक नज़र आ रहा है, ये कर्व क्या है? पैराबोलिक नज़र आ रहा है। अच्छा, अब आगे जाएं दूसरे पोर्शन में 1 से 2 वाले में। 1 से 2 में जब आप इसको इक्वल इंटरवल्स में लेते हैं तो देखें आपका एरिया अगेन इंक्रीज़ हो रहा है, लेफ़्ट से राइट को जा रहे हैं एरिया इंक्रीज़ होता जा रहा है और इक्वल इंटरवल्स में इक्वल चेंज आ रही है। तो इसमें भी ऐसे ही होना चाहिए।
क्योंकि यहाँ पे जिस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं वो कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन को इंटीग्रेट करें, मिसाल के तौर पे y इज इक्वल टू 2 है, तो इसका जो इंटेग्रल है वो आपके पास क्या आएगा, वो 2x आएगा। लिहाजा ये आपके पास जो इसमें चेंज नज़र आ रही है, ये जो मैंने अभी लाइनें बनाई हैं, ये आपको लीनियर नज़र आ रही है, यानी इक्वल इंटरवल्स पे इक्वल चेंज है, तो ये हमारा लीनियर फंक्शन होता है। अब आपको अहमियत नज़र आ रही होगी, मैं फर्स्ट चैप्टर में आपको बार बार कहता था कि ग्राफ को अच्छी तरह से इसकी अंडरस्टैंडिंग कर लें, क्योंकि ये आगे इन चीज़ों ने यूज़ होना है, कॉन्सेप्ट इसी से बनेंगे। तो अब आप देखें कि 1 से लेकर 2 तक के पोर्शन में आपको जो है ये ग्राफ जो है ये लीनियर नज़र आएगा। उसके बाद अगेन जो है वो असल जो कर्व है वो डाउन होना शुरू होता है, और 3 तक ये डाउन होता रहता है, लेकिन स्टिल जो है वो क्या है, एरिया जो है वो इंक्रीज ही हो रहा है, क्योंकि ये जो शेडेड रीजन है ब्लू वाला, ये क्या है, ये इंक्रीज ही हो रहा है। तो यही इम्पैक्ट आपको 2 से 3 में ये नज़र आना चाहिए कि आपके पास 2 से 3 में जो एरिया है वो इंक्रीज ही होता हुआ नज़र आ रहा है। देखें एरिया का कर्व ऊपर ही जा रहा है, एरिया का कर्व ऊपर ही जा रहा है। 2 से 3 में स्टिल एरिया का कर्व ऊपर जा रहा है, अगरचे जो असल फंक्शन था वो डाउन होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जब आप 3 से 4 में जाते हैं, जब आप 3 से 4 में 3 से 4 जाते हैं, तो आपके पास जो है वो एरिया नेगेटिव है, ये एरिया क्या है, नेगेटिव है। तो फिर आप यही चीज़ जो है वो आप इसमें देखेंगे कि एरिया चूँकि एरिया नेगेटिव था, तो एरिया ने डिक्रीज़ होना शुरू कर दिया। क्या होना शुरू कर दिया, डिक्रीज़ होना शुरू कर दिया, ये वापस कर्व वापस मुड़ना शुरू हो गया। जितना नेगेटिव था उतना इम्पैक्ट आया है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, लिहाजा पॉजिटिव वाला पोर्शन ज़्यादा था, नेगेटिव वाला कम था, लिहाजा वो जितना कम था उतना वो जो है वो जो एरिया का कर्व है उतना ही ये डाउन हो गया। तो उतना ही डाउन होगा जितना ये इसका इम्पैक्ट होगा। उसके बाद जब आप 4 से 5 पे जाते हैं, तो अगेन वो भी नेगेटिव रीजन है, तो आप देखें कि 4 से 5 की तरफ आते हुए अभी भी ये 4 से 5 की तरफ आते हुए अभी भी कर्व जो है वो डाउन की तरफ ही जा रहा है। अब अगर 5 से आगे हम जाते, ये मैं इसकी बात करूँ, ये 5 तक ही है, 5 से अगर हम जाते आगे ये कर्व जाता, तो आपको ये कैसे जाता हुआ इसका ट्रेंड आ रहा है, ये फिर पॉजिटिव होता तो एरिया फिर पॉजिटिव आना शुरू हो जाता, तो पहले एरिया इंक्रीज होता रहा 0 से 3 तक, फिर 3 से 5 तक डिक्रीज होता रहा, फिर आगे इंक्रीज होना शुरू होता, तो ये जो आपका एरिया कर्व है ये भी फिर यहाँ पे देखें आपको टर्न लेता हुआ महसूस हो रहा है, फिर ये भी इंक्रीज होता चला जाता। तो ये अब हमने जो है वो एरिया कर्व बना लिया है। ये क्या बना लिया है, हमने एरिया कर्व बना लिया है। किसकी मदद से बनाया है, ये जो असल ये था हमारा फंक्शन जिसको हम इंटीग्रेट करना चाह रहे थे, ये ऊपर ये टिक लगा हुआ है, ये मैं दोबारा टिक लगा रहा हूँ, ये हमारा असल फंक्शन था, और जिसको आप ये यहाँ पे जो GF5 में दिया हुआ है इसको भी आप उस की बात कर सकते हैं कि ये हमारा असल फंक्शन है, टोटल फंक्शन है, तो ये उसका इंटेग्रल है। ये एरिया कर्व है, एरिया की मदद से हमने उसका इंटीग्रेट कर लिया, उस कर्व को इंटीग्रेट कर लिया, तो ये इंटेग्रल का कर्व है। अब आप देख सकते हैं कि अगर इस कर्व के ऊपर आप जो है वो टेंजेंट्स लाइन ड्रा करके आप ये अंदाज़ा, अब ये इस डेरिवेटिव इसका कंप्यूट करना चाहते हैं, वैल्यूज़ तो हमारे पास नहीं है, लेकिन टेस्ट हो जाएगा। आप इसके मुख्तलिफ पॉइंट्स पे टेंजेंट लाइन ड्रा करते जाएं, और आप देखेंगे कि ऊपर वाली जो सिचुएशन है वो इससे वेरीफाई होती जाएंगी। ज़रा 1 पॉइंट, ये जो 1 है इसके ऊपर लगाएं ज़रा टेंजेंट लाइन, क्या बनती है, 1 के ऊपर ये टेंजेंट लाइन है, इसका क्या मतलब है, 1 के ऊपर जो है वो जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है। तो आप देखें
कि 1 के ऊपर जो है वो जो डेरिवेटिव वाला फंक्शन है ये पॉजिटिव भी है और इंक्रीज भी कर रहा है 0 से लेके 1 तक में। 2 के ऊपर देखें क्या होगी टेंजेंट लाइन, ये अभी भी इंक्रीज। 3 के ऊपर देखें टेंजेंट लाइन क्या है, 3 के ऊपर टेंजेंट लाइन हॉरिजेंटल हो जाती है, 0 है। तो आप देखें कि 3 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 है। यहाँ से अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो ऊपर फंक्शन में चले जाए, आप देखें यहाँ पे फंक्शन 3 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है। ये 3 पॉइंट है, इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 है। और फिर आगे आए, जब आप 4 के ऊपर हैं मिसाल के तौर पे, तो यहाँ पे देखें कि ये जो स्लोप है वो नेगेटिव है, यानी स्लोप नेगेटिव है 3 के ऊपर, और 5 के ऊपर भी स्लोप जो है वो तकरीबन मेरा ख्याल है ये 0 बन रहा है। तो 3 से 5 के दरमियान में जो स्लोप है ये नेगेटिव है, क्योंकि कर्व डाउन आ रहा है तो उसका स्लोप भी जो है वो डाउन है, टेंजेंट लाइन डाउन है। तो यहाँ पे फिर आप देखें कि 3 से 4 तक के दरमियान में वो फंक्शन की वैल्यूज़ नेगेटिव हैं। तो ये आपको समझाना था, इस ये आपको ये रिलेशन बता रहा है इसका डेरिवेटिव और इंटेग्रल का। तो यहाँ तक जो मेरी बात थी वो ऑलमोस्ट जो है वो पूरी हो गई है। आगे वो फिर इस फंडामेंटल थ्योरम को जो है वो करता है, प्रूव भी करता है। तो प्रूव हम नहीं करते, अगर किसी ने करना है, स्टडी करना है, तो ये एक रिलेशन बनाता है प्रूव करने से पहले, और उसके बाद जो है वो इसको डिफाइन कर रहा है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पार्ट 1। तो क्या इसको डिफाइन कर लेते हैं। इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन ए एंड बी देन द फंक्शन g, जो कि एरिया फंक्शन है, डिफाइंड बाय g ऑफ x इज इक्वल टू दिस एंड ओवर द इंटरवल a to b is continuous on a over b and differentiable on a over b and g prime of x is equal to f of x। तो ये डेफिनेशन है पार्ट 1 की। और पार्ट 2 जो है वो कहता है कि वो इसी से फॉलो हो जाता है। पार्ट 2 आ गया, if f is continuous on a and b then integral a to b f of x is equal to f of b minus f of a, where f is any antiderivative of f, that is the function that f prime f is equal to f। और यही कहना चाहता है कि जी ये जो छोटा f s लोअर स्मॉल f इसको इंटीग्रेट करें, तो फॉर एग्जांपल आपके पास ये, मैं इसको ज़रा लिख देता हूँ यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो ये स्टेप मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड इसकी जो लिमिट्स हैं वो क्या बन जाएंगी, ए टू बी। और फिर जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसमें डालेंगे तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो ये क्या चीज़ है, ये यही चीज़ तो है जो ये लिखी हुई है। तो आज के लिए जो है वो हमने जो बात करनी थी वो इतनी थी।